नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान का मौजूदा तनाव सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। वॉशिंगटन की उलझी हुई राजनीति, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का हाई टेंशन ड्रामा और इस्लामाबाद में पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो चलिए, इस पूरे भू राजनीतिक त्रिकोण का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इस पूरे पेचीदा स्थिति को अच्छे से समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में बांटकर देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे वॉशिंगटन डीसी की अंदरूनी राजनीतिक खींचतान से, फिर चलेंगे फारस की खाड़ी में नौसेना के कड़े पहरे को देखने और आखिर में बात करेंगे इस्लामाबाद और तेहरान के बीच चल रही उस हाई स्टेक्स कूटनीति की। और हाँ, परमाणु हथियारों की उस बहस को भी समझेंगे जो इस पूरे मामले को और उलझा रही है। तो चलिए, सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी का रुख करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे अमेरिका की अपनी अंदरूनी राजनीतिक लड़ाइयां सीधे तौर पर उनकी अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति को प्रभावित कर रही हैं। अब वहां चल रहे इस राजनीतिक गतिरोध को समझने के लिए हमें सबसे पहले हाउस जीओपी को समझना होगा। जीओपी का मतलब है ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो असल में अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का ही दूसरा नाम है। तो जब हम हाउस जीओपी कहते हैं तो हमारा मतलब अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मौजूद रिपब्लिकन नेताओं से होता है। तो हुआ कुछ यूं कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की सभ्यता को मिटाने जैसी काफी आक्रामक बातें कहीं। इन बयानों से डेमोक्रेटिक सांसद काफी घबरा गए और उन्होंने राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को सीमित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश कर दिया, ताकि बिना संसद की मंजूरी के कोई लंबा युद्ध न छिड़ जाए। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। गुरुवार को हाउस जीओपी ने अचानक इस प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग को ही रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास इसे हराने के लिए पर्याप्त वोट ही नहीं थे। जाहिर है, वोटिंग रद्द होने पर बवाल तो मचना ही था। ग्रेगरी मीक्स और हकीम जेफरीज जैसे कई वरिष्ठ डेमोक्रेटिक नेताओं ने तुरंत कड़ा विरोध जताया। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया कि ये सब ट्रंप प्रशासन को संसदीय निगरानी से बचाने की एक जानबूझकर की गई चाल है। उन्होंने तो रिपब्लिकन नियंत्रित हाउस को प्रशासन की गुलाम संस्था तक कह डाला। तो आप समझ सकते हैं कि वहां हालात कितने तनावपूर्ण हैं। खैर, वॉशिंगटन की इस राजनीतिक हलचल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे मध्य पूर्व का रुख करते हैं, क्योंकि वहां समुद्र के स्तर पर जमीनी हकीकत बहुत तेजी से बदल रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ माने जाने वाले हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर इस वक्त असली कंट्रोल आखिर है किसका? सोचिए, जो भी इस संकरे समुद्री रास्ते को कंट्रोल करेगा वो दुनिया भर की ऊर्जा सप्लाई और तेल की कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। इस स्थिति को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 31। जी हाँ, 31। ईरान की नौसेना ने दावा किया है कि उन्होंने महज 24 घंटे के अंदर 31 कमर्शियल जहाज़ों को इस जलडमरू मध्य से बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पार कराया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईरान ने इस बेहद अहम समुद्री रास्ते पर अपने पूर्ण सुरक्षा नियंत्रण का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। उनका साफ कहना है कि खाड़ी में अमेरिका के सैन्य आतंकवाद के चलते अब किसी भी कमर्शियल जहाज को यहां से सुरक्षित गुजरने के लिए सीधे ईरान के साथ समन्वय करना होगा और उनसे परमिट लेना होगा। रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। खाड़ी में इस कदर बढ़ते तनाव को देखते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक पिछले दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से एक बड़े टकराव को टाला जा सके। और यहीं एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी अधिकारी इस वक्त एक बहुत ही सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौतों के ड्राफ्ट्स लगातार भेजे जा रहे हैं। मामला कितना सीरियस है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक ही हफ्ते में 2 बार तेहरान का दौरा किया है। और तो और वहां के सेना प्रमुख असीम मुनीर भी सीधे तौर पर इन उच्च स्तरीय वार्ताओं का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इतनी कोशिशों और कूटनीति के बावजूद एक बहुत बड़ी अड़चन अब भी बाकी है, और वो ये कि आखिर ये बातचीत हो किस मुद्दे पर रही है। अगर आप इन दोनों पक्षों की मांगों को देखें तो ये कूटनीतिक खाई बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ अमेरिका सार्वजनिक रूप से ये मांग कर रहा है कि ईरान अपना सारा यूरेनियम भंडार उन्हें सौंप दे और बातचीत का मुख्य मुद्दा परमाणु हथियार ही होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ईरान इस बात पर अड़ा है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ इस मौजूदा क्षेत्रीय युद्ध को खत्म करने के बारे में है।
ईरान ने परमाणु हथियारों पर किसी भी तरह की चर्चा को महज मीडिया की अटकलें बताकर सिरे से खारिज कर दिया है। अब इन बेहद नाजुक वार्ताओं को जो चीज़ और भी ज़्यादा पेचीदा बना रही है, वो है खुद अमेरिका के अंदर से आ रहे अलग अलग तरह के बयान। वहाँ का प्रशासन इस वक्त काफ़ी बटा हुआ दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप का रुख अभी भी काफ़ी आक्रामक है। उनका स्पष्ट कहना है कि हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते, वरना मध्य पूर्व में परमाणु युद्ध हो जाएगा। यानी अगर ईरान परमाणु महत्वाकांक्षाएं दिखाता है तो गंभीर कार्रवाई की उनकी चेतावनी लगातार जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी समय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो काफी हद तक कूटनीतिक प्रगति और युद्ध खत्म होने को लेकर उम्मीद जता रहे हैं। अब आप ही सोचिए, एक ही प्रशासन के भीतर से आ रहे ये दो बिल्कुल विपरीत संदेश इन वार्ताओं की दिशा को कितना अस्पष्ट बना देते हैं। और बात सिर्फ अमेरिका के अंदर तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका को भारी अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। नाटो सहयोगियों ने इस संघर्ष के लिए लड़ाकू विमान देने से साफ इनकार कर दिया है। इस पर विदेश मंत्री रूबियो ने अपनी गहरी नाराजगी भी जताई। सहयोगियों के इस तरह पीछे हटने से न सिर्फ ग्लोबल रिस्पॉन्स कमजोर पड़ रहा है, बल्कि अमेरिका के नाटो से बाहर निकलने जैसी गंभीर अटकलें भी तेज हो गई हैं। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये कि ये सारी घटनाएं आपस में किस कदर गहराई से उलझी हुई हैं। वॉशिंगटन का राजनीतिक गतिरोध, हॉर्मुज़ का समुद्री संकट, इस्लामाबाद की कूटनीति और नाटो का असहयोग, ये सब एक ही पहेली के हिस्से हैं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है कि आखिर इस पूरे भू-राजनीतिक संकट का नतीजा कौन तय करेगा? क्या घरेलू राजनीति हावी होगी या कूटनीतिक मध्यस्थता कोई रास्ता निकाल लेगी? खैर, जो भी होगा वो पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत